नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। सीटेट की तैयारी की कड़ी को हम बढ़ाते हुए आप लोग के सामने हिंदी शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ एक क्वेश्चंस इससे या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इससे पिछला जो पीछे का जो वीडियो मैंने दिया है सारा आप लोग देखे होंगे और मुझे लगता है कि उससे निश्चित तौर पर आपको फायदा महसूस हुआ होगा। देखते रहिए, तैयारी का सिरा चल रहा है, फिर आगे वीडियो आने वाला है। मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि हर सब्जेक्ट का एक एक मैराथन लेके आऊं, समय कम है, आप एकदम जोरों से लगे रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम है कमेंट में कहिए, मैं उसको फुलफिल करूंगा। आइए अब देखते हैं हम। इंतजार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, 14 दिसंबर का आना है। 14 दिसंबर महासमर होगा, हम कामयाब भी होंगे। तो आप देखिए इस क्वेश्चंस को और हमें बताइए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। मैं तो बताता ही रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप देखिएगा और देखते ही कहिएगा सर ये क्या कह रहे हैं आप, इस क्वेश्चन का जवाब तो ये होगा, मुझे आता है, पर फिर भी मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको बताना है। तो बताना है, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। श्री रमन स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने एक पत्रिका खरीदी। उस पत्रिका में क्या कुछ रुचिकर है यह जानने के लिए पत्रिका के पन्ने उल्टे पलटे। यह किस प्रकार का पठन है। अब सीधे तौर पर समझिए, समाचार पत्र को कोई पढ़ता है, पत्रिकाओं को कोई पढ़ता है, या पन्ना उलट पुलट कर कोई पढ़ता। तो इस पठन को हम कहते हैं सरसरी तौर पर पढ़ना। विस्तृत पठन, गहन पठन, मौन पठन होता है। पाठ्य पुस्तक को जब हम मुख्य रूपेण पढ़ रहे होते हैं तो उसको गहन पठन कहा जाता है। विस्तृत पठन विस्तार पूर्वक पढ़ना है, बारीकी तौर पर छोटी छोटी बातों को हलंत कौमा विराम सबका विचार करते हुए जब हम पठन करते हैं तो उसे कहा जाता है बारीकी तौर पर पढ़ना। तो यहाँ जवाब क्या हो गया, सरसरी तौर पर पढ़ना। हमारे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। एक चीज दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, इतना ज्यादा नहीं जानना है, सिर्फ एक चीज जानिए। जानना तो अच्छी बात है, पर अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं ये कहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को क्रैक करने की जरूरत है, क्वेश्चन पर अटैक करने की जरूरत है। तो हम जब भी देख लिए समाचार पत्र पढ़ने में क्या कर रहा है, पत्रिका पढ़ रहा है, तो उसको किस ढंग से पढ़ा जाता है, तो उस पठन को हम कहते हैं सरसरी तौर पर में पढ़ना। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक भाषा अध्यापक, और वीडियो को पूरा देखिए भाई, तब फायदा महसूस होगा। एक क्वेश्चन देख करके स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। जो स्टूडेंट हैं वो वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं सीडीपी के, मतलब पैरागोजी के, और उसके बाद 6 एक पद्यांश से लिया है। पूरे 21 क्वेश्चन का सेट बनाया है आपके लिए। गद्यांश को छोड़ करके 9 क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि गद्यांश पढ़ करके बच्चे बना लेते हैं काफी हद तक। बना तो सारे क्वेश्चंस लेते हैं और सारे क्वेश्चंस बनाने ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये पोजीशन थोड़ा सा हार्ड है उसके अपेक्षाकृत। हार्ड तो कुछ नहीं होता है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा काइंडली, और देखते हैं अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूं। बीच बीच में मैं थोड़ा चेंज होता हूं, समय का अभाव है, लेकिन बहुत कुछ मैं आपको देने वाला हूं। जुड़े रहिएगा, लगातार फायदा होगा, क्योंकि सिर्फ सीटेट से आपका काम नहीं चलना, आगे बीपीएससी भी है। अगर बिहार से हैं, दूसरे राज्यों से तो सुपर टेट है, तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, इसलिए जुड़े रहिए। मैं कोई ऐसा तो कर नहीं रहा हूं, मैं वीडियो दे रहा हूं सिर्फ देखने की आग्रह कर रहा हूं, थोड़ा सा डाटा और टाइम आपका ले रहा हूं, फायदा आपको दे रहा हूं। तो देखते रहिए और स्किप मत कीजिए, देखिएगा फायदा ही होगा। अब देखिए, एक भाषा अध्यापक एक अनुच्छेद को पढ़ते समय उसके प्रत्येक शब्द को सही उच्चारण, बलाघात, तान अंतान, विराम के साथ पढ़ती है। फिर वह उसका अनुवाद करती है, कठिन शब्दों का अर्थ बताती है। पठन की यह प्रक्रिया अधिकांश शिक्षार्थियों में किस तरह मदद करेगी। अब यहां पर आप देख रहे हैं, भाषा अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने में नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, तो विराम चिन्ह के साथ, बलाघात, तान अंतान के साथ पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा दबाव महसूस होगा, जो चीज नहीं जानता है नई चीजों को सीखने में, तो ये प्रोत्साहित नहीं करेगी, कहेगी कि हार्ड है। पठन की कला में जिज्ञासा विकसित करने में जिज्ञासा भी विकसित नहीं करेगी।
क्यों? तो जिस चीज में आपकी रुचि रहेगी उसी को और करने की इच्छा कीजिएगा। यहाँ तो आप व्याकरणिक नियमों को तान अनुतान बला घात के साथ बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा है, वो इन चीजों को समझता नहीं। जिसमें मन लगेगा वो अच्छा है, लेकिन सिखाना तो हमको सब है, तो सिखाना है। तो यहाँ पर मैं पठन की जिज्ञासा भी उसमें विकसित नहीं करेगी। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। बोध के साथ पठन में गहन पठन करेगा तब बोध के साथ होगा, या बोध के साथ पठन नहीं होगा। ये क्या होगा? पाठ्य सामग्री को डिकोड करना, यानी पूरे तौर पर में उसको समझना कि कहाँ कैसे हमको उच्चारण करना है, किस ढंग से पाठ्य सामग्री को सिर्फ डिकोड करने में उसकी मदद करेगी। तो इसका आंसर हो गया आपका 1 नंबर। हमारे ख्याल से समझ में आया होगा कि इसका आंसर 1 नंबर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए प्लीज भाई, कमेंट कीजिएगा। हम फिर से अगले कुछ सेट में उसको, अगले वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डिस्टेंस हो गया है वीडियो में, कई कारणों से थोड़ा सा मैं बीमार भी हो गया था। अब मैं फिर से आ गया हूं तो आपके सामने खड़ा, और लगातार मैं कोशिश करता हूं। भाषा का वह गुण जिसमें शब्द किसी वस्तु, घटने या विचारों को प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाता है? भाई इसको तो आप क्या कहते हैं, हमको तो आप लोगों से पूछना पड़ेगा। वाक्य विन्यास, स्वनिम, हमने एक पिछले वीडियो में पढ़ाया था, रूपिम और वाक्य विन्यास। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? स्वनिम। स्वनिम को जोड़कर क्या बनाया जाता है? रूपिम। और रूपिम को जोड़कर क्या बनाया जाता है? वाक्य। तो अगर सीधे तौर पर हम कहें, सामान्य तौर पर समझाएं आपको, तो वर्ण हो गया स्वनिम, शब्द हो गया रूपिम, और वाक्य संरचना हो गया वाक्य विन्यास। तो ये नहीं होगा, वाक्य विन्यास नहीं हुआ, क्योंकि क्या कर रहा है उसमें किसी शब्द के वस्तु को घटाने या विचारों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वाक्य विन्यास नहीं हुआ। अर्थ तत्व रहने देते हैं अभी हम। विस्थापन मतलब होता है हटाना, शब्दों को कम करना, सिर्फ सबको शब्द कम किया जाता है। उत्पादकता आप जानते हैं, आप अपने अंदर से निकालते हैं, यानी लेखन करेंगे, लेखन या वाचन। उत्पादकता में क्या आएगा? लेखन या वाचन। यही दोनों उत्पादकता में आता है, बाकी नहीं आता है। तो सीधे तौर पर अपने दिमाग में एडजस्ट कीजिए मेरे भाइयों कि इसको कहते हैं हम अर्थ तत्व। आप, मैं बता भी रहा हूं, दिक्कत हो नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, गूगल पे सब कुछ आता है। अर्थ तत्व कहते किसको है हम? तो भाषा का वह गुण, सीधे तौर पर परिभाषा ही दी गई है कि भाषा का वह गुण जिसमें शब्द किसी वस्तु, घटने या विचारों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अर्थ तत्व। इस परिभाषा को दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी को कुछ लिखने के लिए मदद के रूप में शब्दों की रूपरेखा या कुछ चित्र दिए जाते हैं। लेखन के इस तरीके को क्या कहा जाएगा? यहां पर किया क्या जा रहा है? तो कुछ लिखने के लिए मदद के रूप में शब्दों की रूपरेखा या कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, तो यानी उसी के अनुसार लिखना है। अवाध रूप से लिखा जाता है तो प्रवाहपूर्ण लिखना हो गया। जब अपने मन में जो आया लिख के हम चले गए, तो उसको कहते हैं प्रवाहपूर्ण लेखन। मुक्त लेखन, इसमें भी वही मुक्त लेखन है, जो आप लिखते जाइए, बच्चे लिखते जा रहे हैं, उसको कह दिया कि अपने आस परिवेश के बारे में कुछ लिखे, जो मन में आया वो लिखता चला गया, उसको कहते हैं मुक्त लेखन। नियंत्रित लेखन, जब एक सीमित क्वेश्चन को हम कहते हैं लिखने के लिए, जब कहते हैं उसे कि बताओ भाई गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो वो लिखेगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर लिखेगा, 2 या 3 शब्दों में जवाब देगा, तो उसको कहेंगे हम नियंत्रित लेखन। लेकिन इसको हम कहेंगे जब कुछ चित्र मदद के लिए दिया जाएगा और शब्दों की रूपरेखा दी जाएगी, तो इसको हम कहते हैं निर्देशित लेखन। इस प्रकार के क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? निर्देशित लेखन। जब किसी सहारे मदद करते हैं और उसको उसी के अनुरूप लिखने के लिए हम कहते हैं, तो इसको कहा गया निर्देशित लेखन। क्यों? निर्देश पर आधारित लेखन जो होता है उसको हम कहते हैं निर्देशित लेखन। क्लियर? मजा नहीं आ रहा होगा या मजा आ रहा है क्लास में? कमेंट करके बताइएगा। कोई नहीं आ रहा, अगले क्लास में फुलफिल करेंगे, हम हैं आपके साथ। ओ शिट, प्लेन सेलेक्ट, अब जा पेन। भाषा अध्यापक के निष्पादन में, तब तक मैं आप लोगों को टाइम दे देता हूं
मैं जब तक इधर ठुक ठाक करता हूं तब तक आप लोगों को टाइम मिल जाता है क्वेश्चन को समझने का, पढ़ने का, तो इससे और बेहतर समझ में आता होगा। भाषा अध्यापक के निष्पादन में सुधार लाने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो भाषा अध्यापक को देखिए स्वमूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, हमारे सिखाने का तरीका सही है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगला पॉइंट आता है उपचारात्मक शिक्षण। तो इसको हम रोकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या कहते हैं? बच्चों की कमियों को दूर करना। उपचारात्मक शिक्षक किसको कहते हैं? बच्चों की कमियों को दूर करने को। अवलोकन रिपोर्ट भाषा अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे को देख करके उसमें कहाँ प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसको जानना कहलाता है अवलोकन रिपोर्ट, जो काफी जरूरी है। प्रतिबिंबात्मक जर्नल, तो प्रतिबिंब बनाना और उसके हिसाब रिपोर्ट तैयार करना कहलाता है प्रतिबिंबात्मक जर्नल। प्रतिबिंब क्या है? तस्वीर ही बनाना प्रतिबिंब नहीं है। अपने मस्तिष्क में एक कल्पना करके एक जो रूपरेखा तैयार करते हैं कि भाषा हमको कैसे डेवलप करनी है बच्चों में, इसको कहते हैं प्रतिबिंबात्मक जर्नल। तो कुल मिलाकर सबसे कम महत्वपूर्ण जो हमारा है वह है उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि ये सब करके ये तो शिक्षक के करने लायक बातें हो गई, स्वमूल्यांकन, और ये दोनों, ये भी शिक्षक अवलोकन करता रहेगा, उसको देखेगा, उसी से समझ में आएगा, और ये करवाने वाली चीज हो गई। तो ये तीनों इंपोर्टेंट हो गया, और कोई भी चीज करके सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो लास्ट स्टेप हो गया मेरे भाई, कि जब निगमनात्मक हम शिक्षण कर लेंगे, उसके कमियों का पता लगा लेंगे, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण करेंगे उसके कमियों को दूर करने के लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। अब यहां देखिए, कक्षा 5 की अध्यापिका रीमा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए तरह तरह की सामग्री लाती, जैसे कि समाचार पत्र, रेलवे समय सारणी, मेन्यू कार्ड, भोजन तालिका आदि। वह किस प्रकार की सामग्री को प्रोत्साहित कर रही है? तो जो भी इसमें सामग्री लाई जा रही है, इस सामग्रियों को हम कहते हैं प्रामाणिक सामग्री। सीधे तौर पर स्वयं निर्मित वो ला नहीं रही है, क्योंकि समाचार पत्र वगैरह तो स्वयं निर्मित नहीं कर रही है, सरलता से उपलब्ध सामग्री भी नहीं, मेन्यू कार्ड तक जोड़ दी है वो। अगर ऐसे पॉइंट वाइज समझते हैं, नहीं तो सीधे तौर पर समझते हैं, तो प्रिंटेड सामग्री जो होता है उसको हम कहते हैं प्रामाणिक सामग्री। ये सारे प्रिंटेड है, रेलवे की समय सारणी हो, मेन्यू कार्ड हो, भोजन तालिका और समाचार पत्र हो, ये सब प्रामाणिक सामग्री के तौर पर आते हैं। तो आंसर सीधे याद रखिए, बाकी इनको समझना है तो समझिए। खैर इस सब में कोई खास जान है नहीं, इसलिए इन ऑप्शन पर मैं रुकूंगा नहीं। आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी आपका समय नहीं हम जाया करेंगे। आप थोड़ा देख करके क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। बहुत सारे वीडियो मैंने हिंदी के बनाए हैं और सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो अब हिंदी शिक्षण में हमें ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। भाषा कौशलों के मूल्यांकन के लिए एक अच्छा परीक्षण वह है जिसकी विश्वसनीयता की जांच हो सके। इसका तात्पर्य क्या है? अब सारे पॉइंट्स को देखिए। ये परीक्षण मूल्यांकन के उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से संबोधित कर पाते हैं। एक पॉइंट बनता है भाई कि जो हमारा परीक्षण है मूल्यांकन के उद्देश्य को कितने अच्छे तरह से संबोधित कर पाया, उसमें कहां तक पॉइंट पहुंचा पाए। शिक्षार्थी इन परीक्षणों में कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते। नहीं, परीक्षणों से एक समान परिणाम सामने आने चाहिए। नहीं, एक समान कैसे आएगा? सब, कोई कमजोर बच्चा है, कोई ब्रिलियंट बच्चा है, तो सबका अलग अलग परिणाम आएगा, नहीं तो परीक्षण का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। परीक्षण में प्रत्यास्परण आधारित प्रश्न होंगे, पहले से जो याद हो वही क्वेश्चन देंगे, तो हम बच्चे के चिंतन क्षमता को कैसे जांच सकते हैं? तो चिंतन क्षमता को भी जांचना है, तो हमको कुल मिलाकर 1 नंबर जो आंसर है, ये परीक्षण मूल्यांकन के उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से संबोधित कर पाते हैं, इसके साथ चलेंगे। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। थोड़ा सा मैं तेज करता हूं, क्वेश्चन अधिक है। आपको लगता होगा कि सर नीरज से, मैं पहले ही कहा कि आज की कक्षा कुछ नीरज सी हो गई। एक अध्यापिका कथा वाचन के दौरान हाव भाव एवं भंगिमाओं का प्रयोग करती। भाई हाव भाव एवं भंगिमा दिखा रही है, निश्चित है, ठीक है। पढ़ाना एक आर्ट है, एक एक्टिंग है, तो जब तक आप बॉडी भाव भाव के साथ नहीं पढ़ाइएगा तो बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो हाव भाव के साथ पढ़ाना चाहिए, वो कर रही है, और अपने विद्यार्थियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसे करके पढ़ते हुए आप लोग देखे होंगे, एक मतलब नृत्य के साथ पढ़ना। तो भाषा शिक्षण के लिए किस अधिगम शैली का प्रयोग कर रही है? देखिए भाई, इसमें श्रवण शैली नहीं होगी, सिर्फ सुना जो इसको जाता है उसको कहते हैं हम श्रवण शैली। दृश्य संबंधी में सिर्फ देखा जाता है। कलात्मक, कला के क्षण यहाँ गत्यात्मक होगा, क्योंकि शरीर को हिलाया डुलाया जा रहा है और भाव भंगिमाओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें कौन सी शैली आएगी?
तो गद्यात्मक शैली होगी। आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, आंसर मैं क्लियर कर चुका हूं कि एक अध्यापिका कथावाचन के दौरान हाव भाव एवं भंगिमाओं का प्रयोग करती है, अपने विद्यार्थियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह भाषा शिक्षण के लिए किस अधिगम शैली का प्रयोग कर रही है? तो गद्यात्मक शैली का प्रयोग कर रही है। दैट क्लियर? हमको लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। भारत के भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सारे ऑप्शन को आप देखिए, मैं कई दिन बता चुका हूं आपको, इसलिए अब मुझे लगता है कि ये सब आप लोग को आता होगा। भारत की हिंदी राजभाषा है, आपको मैं बताया हुआ हूं। भारत की प्रथम कार्यदायी भाषा हिंदी है, सही है, बिल्कुल सही पॉइंट है। भारत की कार्यदायी भाषा अंग्रेजी नहीं, प्रथम कार्यदायी भाषा हिंदी है। भारत की सह कार्यदायी भाषा अंग्रेजी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर ए और डी ऑप्शन आपको कहां मिलता है? 3 नंबर में। नहीं सॉरी, बी और डी। ए और डी कह दिए, बी और डी ऊपर टिक किए हैं, तो हम बी और डी देखते हैं, 2 नंबर में है। तो बी और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी 2 नंबर आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में समझाना कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि या तो राजभाषा रहे या कार्यजालयी भाषा रहे। तो हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा भी कहलाती है और कार्यजालयी भाषा भी है, और सह कार्यजालयी भाषा में अंग्रेजी को रखा गया है, द्वितीय राजभाषा में संस्कृत को रखा गया, और राज्यों के स्तर पर अलग अलग। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? समझ रहे होंगे, थोड़ा फास्ट भाग रहा हूं और कोई मतलब नहीं है। एक से अधिक भाषा का ज्ञान भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर द्विभाषी है, बहुभाषी है, तो वो एक संसाधन का काम करती है, मदद करती है, ना कि बोझ बनती है। शिक्षार्थियों को नई भाषा सीखने से भ्रम पैदा करती है, बिल्कुल नहीं। नई भाषा सीखने और पढ़ने के लिए बहुत ही सहायक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी व्यवधान डालता है। तो व्यवधान नहीं डालता है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, हम इस तरफ आ जाते हैं। नई भाषा के अधिगम में व्यवधान, तो सारा ये रुकावट वाली बातें हो गई। इसी में एक मदद वाली बातें हैं कि नई भाषा सीखने और पढ़ने में बहुत ही सहायक होती है। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम विकास के आयाम की श्रेणी में नहीं आता है? तो विकास क्या क्या पढ़े हैं आप? शारीरिक होता है, सॉरी, विकास शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, उसके बौद्धिक हो गया, भाषाई विकास हो गया। लेकिन इन सब को पढ़ने के बाद संज्ञानात्मक विकास हो गया। ये सब विकास के आयाम है मेरे भाई, पढ़े होंगे, पहला ही चैप्टर आपका सीडीपी में, वृद्धि और विकास। लेकिन हम तार्किकता कहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। तो इतना ज्यादा इस पर मैं टाइम नहीं देना है। हमको पता है कि गत्यात्मक विकास होता है, संवेदी विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, लेकिन तार्किकता नहीं होती। तार्किकता भाषा के अंतर्गत आता है, भाषाई विकास में आ जाता है तार्किकता। ठीक, तो सीधा आंसर हो गया कौन सा? 4 नंबर इसमें। अब आगे चलिए, चुनिंदा क्वेश्चन हम लाए हैं, क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं। डाउट आज मेरे फिजिक्स में, बॉडी के अंदर है। क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट है और समझाने की भी मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, आप समझिए। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों के व्यवहार और कौशलों के अवलोकन हेतु क्या तैयार करना चाहिए जिससे विकास के मुख्य आयामों की प्रगति दृष्टि रखी जा सके? अब यहां देखिए, सतत मतलब क्या होता है? हमेशा। सतत का मतलब क्या होता है? हमेशा। सतत और व्यापक मूल्यांकन आप पढ़ चुके हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यवहार और कौशलों के अवलोकन हेतु उसे देखने क्या तैयार करना चाहिए जिससे कि विकास के मुख्य आयामों की प्रगति पर दृष्टि रखा जा सके? तो देखिए, इसके लिए रिपोर्ट एक पर्टिकुलर चीजों का होता है, हमेशा आपको सतत रखना है। लेखा जोखा भी सतत नहीं रखा जा सकता। चेकलिस्ट आपका इसमें जवाब होगा, फ्लैश कार्ड नहीं होगा। चेकलिस्ट प्रतिदिन तैयार किया जाता है, तो इससे सतत मूल्यांकन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। संप्रेषण कौशल और बोध संबंधी क्षमताओं को प्रभावित करने वाला भाषा विकार कौन सा है? तो संप्रेषण कौशल और बोध संबंधी यानी समझ संबंधी, बातचीत में और समझने में दोनों में दिक्कत है, तो ऐसी क्षमताओं को प्रभावित करने वाला विकार कौन सा है? तो पठन संबंधी विकार होता है इसमें,
हाँ, इसमें डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा, इसमें डिस्प्रैक्सिया, क्योंकि डिस्टोपिया डिस्प्रैक्सिया नहीं होगा, डिस्फेजिया ही होगा। पठन संबंधी विकार जो है वो डिस्फेजिया ही कहलाता है। यहाँ समझ भी है, जब भी बोध संबंधी, याद रखिएगा, बोध संबंधी विकार होता है तो उसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। थोड़ा सा संप्रेषण कौशल जोड़कर इसमें कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, डिस्फेजिया ही इसका होगा। गणित से संबंधित होगा तो डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, लेखन संबंधी हो जाएगा तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। इस सब पॉइंट्स याद रखिएगा, ये तीनों विकार पूछता नहीं है कभी, ये एक्स्ट्रा उठा करके दे दिया गया है। आगे देखिए, भाषा के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक क्या है? तो भाषा के अधिगम में पाठ्यपुस्तक क्या है? कई साधन हम उस उपयोग में लाते हैं, कई साधनों में से एक साधन है, तो ये 2 नंबर आंसर हो गया आपका। क्योंकि भाषा सिखाने के लिए आप चार्ट का प्रयोग करते हैं, पुस्तकों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे TLM का प्रयोग करते हैं, आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उसका प्रयोग करते हैं, समझाने के लिए परिवेश से कुछ चीजें लाते हैं, तो कई साधन लाते हैं, उसमें से एक साधन किताब भी है। बस इतना हमको जानना है। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में रियलिया वास्तविक सामग्री के प्रयोग से क्या, रियलिया मतलब ही हो गया वास्तविक सामग्री, प्रयोग का क्या तात्पर्य है? तो संप्रेषण के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रयोग नहीं, वास्तविक जीवन की स्थिति संप्रेषण के लिए नहीं, भाषा सिखाने के लिए भाषा सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना रियलिया हो गया। शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य बिल्कुल नहीं होगा, बच्चों के अधिगम की वास्तविक स्तर ये नहीं होगा। रियलिया का मतलब हो गया शिक्षण सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना, याद रखिएगा आप, इसीलिए याद रखने वाला क्वेश्चन है। रियलिया क्या होता है? तो शिक्षण सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुओं का जो प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं रियलिया। दैट्स क्लियर। अब यहां पर मैं कविता को देखिएगा, मुझे यहां से हटना होगा थोड़ा सा अर्थ समझाते हुए, इतना ही रहने देता हूं, इसको भी लेकर के अपने साथ चलता हूं। मैं इधर आ गया, तब क्वेश्चन पर बात कीजिएगा, पहले कविता पढ़ाइए। कहते हैं कि चंदा तारों की सहज कांति नदियों में है मुस्कान भरी, पवन झकोरों में दुलार खेतों में है दौलत बिखरी। चंदा तारों की सहज कांति, चांद और तारे में सहज अपनी चमक है। कांति मतलब क्या होता है? चमक। नदियों में है मुस्कान भरी, और नदियों में क्या भरा हुआ है? मुस्कान। पवन झकोरों में दुलार खेतों में, यानी हवा के झोंकों में भी दुलार भरा पड़ा है। कहां? तो किसे दुलारती है? तो खेतों। यहां एक स्टेप हो गया दुलार, इसको अलग अलग स्टेप में लेते हैं हम। ओ शिट, ठीक, थोड़ा सा, अच्छा चलिए ऐसे में पढ़ा लेंगे, इसको नहीं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिएगा, दुलार को रोक लीजिएगा। खेतों में है दौलत बिखरी, भारत मां के खेतों में क्या बिखरी है? दौलत बिखरी हुई है। पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है यह जीवन निखड़ा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूं। एक स्टेप कंप्लीट होता है, हर को लाइन बाय लाइन क्लियर कीजिएगा कविता को। तो पहला लाइन क्या कहता है? चंदा और तारों में सहज प्रकाश है कांति। दूसरा कहता है नदियों में मुस्कान भरी हुई है। तीसरा कहता है पवन के झकोरों में दुलार भरा पड़ा है, हवा के झोंकों में क्या है? दुलार भरा पड़ा है। खेतों में दौलत बिखरी पड़ी है, खेतों की दौलत क्या होती है? फसल। तो फसल लगी हुई है, लहलहाते। पग पग मेरा विश्वास भरा, हर एक कदम में विश्वास भरा हुआ है। तो तब से है यह जीवन निखरा, काफी तपस्याओं के बाद किनका जीवन निखरा है? तो आगे बात करेंगे हम। प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती, लगातार सतत अभ्यास करने का, तीक्ष्ण श्रम करने का पाठ सतत पढ़ाती मैं कौन हूं? तो मैं भारत माता हूं। मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूं। भारत माता कहती है कि मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सहती चली गई। सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्कुराता हूं, अमृत मैदान करता। सुधा मतलब क्या होता है? अमृत। अमृत मैदान करता हूं औरों को, और स्वयं विष को पी करके भी मैं मुस्कुरा रही।
धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, धैर्य का पाठ सबको पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध, मैं सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ। मैं आसानी से समझने वाली, आसानी सहज शक्ति, मैं सभी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करने वाली कौन हूँ? तो सुविवेकी, सुंदर विवेक वाली, सुंदर बुद्धि वाली भारत माता हूँ। ये आपका पद्यांश था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पद्यांश को समझे होंगे आप। कोई खास हार्ड है नहीं, सब कुछ क्लियर है। अब इस पर दिए गए क्वेश्चंस को मैं देखता हूं। तो पहला अब मैं इस तरफ आ जाता हूं, अभी तुरंत समझाया हूं। यहाँ की नदियों और हवा में क्या है? दो चीज आ गई, नदियां और हवा। अब यहां देखिए, तो नदियों में है मुस्कान भरी, अब पवन झकोरों में दुलार। तो नदियों में मुस्कान है, हवाओं में दुलार है। तो मुस्कान और दुलार क्लियर हो गया, स्पष्ट आंसर है, इसमें हमको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लेने। अगला क्वेश्चन देखा जाए। खेतों में है दौलत बिखरी होने से क्या तात्पर्य? अभी अभी समझाया था मैंने आपको कि खेतों में दौलत बिखरी है, इसका मतलब क्या होता है? तो खेतों में फसल लगी हुई है, खेतों में फसल लहलहा रही है, खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, कभी नहीं होगा खेतों में फसल सूख रही है, कभी नहीं होगा खेतों में धान गड़ा है। जिन्हें भाई ये सेट मिला होगा कविता का, वो तो 6 में 6 नंबर पक्का। इतना आसान क्वेश्चन है। खैर चलिए, भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है? सुविवेकी का अर्थ होता है सुंदर बुद्धि वाली, क्योंकि वह अन्न और जमीन छीन लेती है, कभी नहीं देती है, क्योंकि वो वर्षा करवाने में सहायक होती है, जी नहीं, क्योंकि वो धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट में आप देखिए, मैं सहज बोध, मैं सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता। तो इसलिए वह धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है। आगे देखिए, किसके पग में विश्वास भरा है? तो ये और नो डाउट भारत माता के, लगातार तो भारत माता का जिक्र हुआ है। इस क्वेश्चन को क्या देखना है? चंदा तारों सी सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है। तो यहां जब सी जी ये सब लगा हुआ मिल जाए ना, तो वहां उपमा अलंकार होता है। मैं कुछ अलंकार का डिटेल तो नहीं, थोड़ा सा ट्रिक दे देता हूं। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है। महिपति मुदित मन मंदिर चली, तो इसमें मौ वर्ण की आवृत्ति हुई। महिपति मुदित मन मंदिर चली, मो आया है। तो ऐसे जब भी आएंगे तो अनुप्रास हो जाएगा। यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादक तादिकाय, दोनों दो अर्थ में होता है, कनक और कनक। तो शब्दों की आवृत्ति होगी तो यमक हो जाएगा। और जी सी जैसे तैसे ये सब लगा हुआ जब भी मिल गया तो वहां पर में उपमा अलंकार हो जाता है। और जी सी जैसे तैसे नहीं मिला और फिर भी उपमा दी गई है तो आप देखिएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। इन चारों अलंकारों को मैंने क्लियर करने की छोटा सा पॉइंट दिया। बाकी यहां पर मैं अलंकार चंदा तारों सी सहज कांति, सी जब भी आ गया तो मैं उपमा के साथ चला जाऊंगा, उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रखर का अर्थ नहीं है। प्रखर का अर्थ मैं तभी भी कहा था प्रचंड होता है, तीक्ष्ण होता है, कुशाग्र होता है, सहनशील नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि नेगेटिव आंसर पूछ रहा है। प्रखर का अर्थ नहीं है तो सहनशील। अब इतने क्वेश्चंस थे हमारे पास, 15 6 21 क्वेश्चन मैंने किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। निश्चित तौर पर मैं वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों को भेजिएगा। इस 21 क्वेश्चन में बहुत कुछ मैंने बताने की कोशिश की है। फिर इससे नए जोश के साथ, दुगुने शक्ति के साथ कल मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।